चलो, वेलकम फ्रेंड्स। हम अभी दूसरे पार्ट में जा रहे हैं एंड इन सेकंड पार्ट विल सी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इसका पहले पीपीटी देखते हैं और फिर बाद में इसका बेर एक्ट भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट विल सी दी पीपीटी एंड देन विल सी बेर एक्ट। So present friends, this is the Transfer of Property Act 1882. So in this act was passed in 1882 before independence, much earlier before independence. But this law is very perfect and powerful law. इसका इंट्रोडक्शन है कानून का, enacted on 17th February 1882, come into force on 1st July 1882, governs transfer of immovable property, specifically applies to whole of India in 2019 से इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आ गया। की ऑब्जेक्टिव है कोडिफाई रूल्स फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रूल्स लॉ में प्रॉपर दिए गए हैं। इंश्योर्ड लीगल क्लियरिटी का इंश्योर किया गया है। प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पैरिटीज इन्वॉल्व, राइट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज हैं उनके राइट्स इसमें श्योर किए गए। स्कोप ऑफ एक्ट, ए एक्ट का स्कोप क्या है? अप्लाइज टू लिविंग पर्सन, इंटरव्यूज, primarily for immobile property, does not include inheritance or forfeitures। वारसा हक्क से जो आता है या जब्ती वगैरह जो आती है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो अलग अलग लॉ में। इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में: कन्वेंस बिटवीन लिविंग पर्संस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। हम जाएंगे वो लॉ में, तब हम आपको डेफिनेशंस वगैरह भी बताएंगे। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के जनरल प्रिंसिपल्स में आता है कॉम्पिटेंसी टू ट्रांसफर, भाई कौन ट्रांसफर कर सकता है? जो जो परफेक्ट ओनर है, जो जिसके पास क्लियर टाइटल है, ही कैन ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। हु मे ट्रांसफर, व्हाट मे ट्रांसफर, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। कंडीशनल ट्रांसफर, कुछ कंडीशन ट्रांसफर होते हैं क्या? वेस्टेड, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट वगैरह, कुछ कंडीशन डाल के कुछ ट्रांसफर होते हैं क्या? होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन भी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक पार्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब है कि ऐसे दो ऑप्शन जब सामने आता है तो उसमें का एक ऑप्शन आप चॉइस करो, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। यहाँ पे इलेक्शन का मतलब अपना लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे व्हेन यू हैव द टू ऑप्शन, then you have to choose any one option। इसमें एक एग्जांपल दिया है। An example is when someone attempt to give away property they don't own। आपके पास मालकी नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी कोई दे रहा है, like a factory building to A, in the same document where they offer a benefit like an apartment to the actual owner A। A must then choose between the accepting the benefit and giving up the factory। फिर ये हाउस का बेनिफिट लेना है और फैक्ट्री उसको दे देना है, ये ऑप्शन ए ले सकता है। और कीप द फैक्ट्री, वो बोलेगा नहीं मुझे फैक्ट्री रखना है, और फॉरफिटिंग द बेनिफिट, और बेनिफिट छोड़ देता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको उसके पास है। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। देन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मोड है, पहला सेल है। कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल कर सकते हैं, सेल से ट्रांसफर होती है। मॉर्गेज, लोन लेते हैं, लोन लेने के समय मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं? तारण बोलता है, मराठी में तारण बोलता है। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी, बट मॉर्गेज इज इन इंग्लिश। लीज, रेंट से देना प्रॉपर्टी, लीज 11 महीने का करार है, 2 साल का करार है,
11 महीने का कारण अनरजिस्टर कर दे तो भी चलता है, बट रजिस्टर करना कभी भी अच्छा है। बट मोर देन 11 months लीज एग्रीमेंट यू शुड रजिस्टर इट। आगे आएगा वो, हम बताएंगे आपको। एक्सचेंज है, अब तो जैसा पहले एग्जांपल में देखा, इसने फैक्ट्री उसको दिया और उसने उसका घर उसको दिया, ऐसा दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज भी होता है। और गिफ्ट, हम हमारे नियर वंस को या राष्ट्र को या किसी अच्छे संस्था को हम कोई गिफ्ट देते हैं प्रॉपर्टी का, तो ये भी ट्रांसफर में आता है। सेल एंड मॉर्गेज, तो सेल एंड मॉर्गेज कवर होता है, सेल कवर होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और प्राइस। तो कंसिडरेशन लेके, प्राइस लेके ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी का, ये सेक्शन 54 to 56 होता है। और मॉर्गेज का सेक्शन जो है ये 58 to 104 है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉर्गेज का, जो बैंक के पास मॉर्गेज लगते हैं, बैंक का लोन रहता है, फिर वो बैंक उसको सिक्योर्ड लोन को फिर वो डिस्काउंट करती है। RDDBI एक्ट लगता है, सरफाई एक्ट है, उसके ऊपर भी जाएंगे हम। एक कॉर्पोरेट लॉ का सेपरेट प्रोग्राम लेंगे आपके लिए, ऐसा जैसे प्रॉपर्टी लॉज का है ना, ऐसा कॉर्पोरेट लॉ का लेंगे, तो उसमें भी 40-45 कानून हम कवर करेंगे। और ये ऐसे ही ऐप पे रहेगा, जब चाहे उसको आप देख सकते हैं, जब चाहे उसको नोट्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो मैंने खाली PPT बता रहा हूँ आपको, रियल जो लॉ है भारत सरकार का वो भी बताऊंगा। टाइप्स जो है प्रॉपर्टी मॉर्गेज के, जो टाइप्स है ना दोस्तों, ये मॉर्गेज में सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसु फ्रक्चुरिटी एक्सेट्रा, ऐसे 6 टाइप के मॉर्गेज रहते हैं। यहाँ पे 3 दिए, मैं थोड़ा यहाँ पे विस्तार से दिया है टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। तो सिंपल मॉर्गेज में आता है, मॉर्गेज बोरोवर प्रॉमिसेस टू रीपे द लोन बट डजंट ट्रांसफर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसमें पोजीशन हम प्रॉपर्टी का नहीं देते हैं, लेकिन सामने वाले को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको लोन रिपे करेंगे तो आप प्रॉपर्टी का वापस दे देंगे। दिस कॉल्ड सिंपल मॉर्गेज। जनरली हाउसिंग लोन में वगैरह, हाउसिंग लोन वगैरह लेते समय बैंक अभी सिंपल मॉर्गेज ही करती है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल्स, कंडीशनल सेल से मॉर्गेज होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द लैंडर इज कंडीशनल अपॉन द बोरोविंग फेल टू पे repay the loan. If the loan is repaid, the sale is considered void. तो कंडीशनल सेल होता है। कंडीशनल सेल है, अगर उसने पैसा दिया तो सेल वाइड हो जाएगा, और पैसा नहीं दिया तो सेल फिर कंटिन्यू हो जाएगा। यूसुफ्रक्चुटरी मॉर्गेज में होता है, मॉर्गेज गिवर गिव्स अ मॉर्गेज लेंडर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यूसुफ्रक्चुटरी मॉर्गेज में हम प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देते उसको, एंड द लेंडर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट। पोजीशन देने के बाद जो लेंडर है, जो उसने पैसा हमको लोन से दिया है, वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में जाने के बाद उसका रेंट रिसीव करना, प्रॉफिट रिसीव करना, सब करते हैं। और जब हम लोन रिपेमेंट करते हैं तो पोजीशन वापस हमारे पास आ जाता है। दिस इज कॉल्ड। जब नहीं आता है तब कोर्ट कचहरी होती है। कोर्ट कचहरी का बात तब होता है जब 2 लोग नहीं मांगते हैं। देन इंग्लिश मॉर्गेज है। इंग्लिश मॉर्गेज में द मॉर्गेज ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी with the condition that it will be retransferred to mortgager once the loan repaid. तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना उसको, और जब उसने लोन रिपे किया तो वापस उसको ट्रांसफर करना, ये इंग्लिश मॉर्गेज है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द सेल डीड, सेल डीड तारण रख के, सेल डीड जो है वो लेंडर के पास तारण रख के फिर लोन लेना, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट। और ये एनोमलस मॉर्गेज जो है, एनोमलस मॉर्गेज में आता है कि आप एक अलग कोई भी अपने हिसाब से, यानी कि लेंडर और लेंडी दोनों अपने हिसाब से क्या करते हैं, कंडीशन बना के मॉर्गेज कर सकता है। तो ये भी है। लीज एक्सचेंज गिफ्ट, लीज रेंट से देना, ये कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कॉम्प्लिकेटेड था मॉर्गेज, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे मॉर्गेज में आपको PPT में बताया। लीज को तो खाली लीज का एक जो ड्राफ्ट रहता है वो इंपॉर्टेंट है, और लीज पे देने के बाद उसने परमानेंट स्ट्रक्चर कोई खराब नहीं करना चाहिए, और उसके इलीगल कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, या इलीगल रेंट रेसिडेंस के लिए अगर लीज देते तो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, उसने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए, उसने रीज नहीं करना चाहिए। ऐसे जो
रेगुलर क्लॉजेस रहते हैं रेंट एग्रीमेंट में। मैंने यहाँ पे दिए है आपको रेंट एग्रीमेंट, ये वो सब इसमें दिया है, प्लीज एक नमूना दिया है। तो ये सब राइट किया है। सो राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ये सेक्शन 105 टू 117 में आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी का है म्यूचुअल ट्रांसफर, एक दूसरे में ट्रांसफर, तो 118 टू 121 में आता है। और गिफ्ट जो रहता है वॉलंटरी ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन वॉलंटरी ट्रांसफर आता है 122 टू 129। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, लिस पेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, सेक्शन 52 है। लिस पेंडेंस का मतलब होता है कि जब कोई कोर्ट के केस में पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, एंड पेंडिंग रहने के बाद विदाउट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट अगर कोई पार्टी वो प्रॉपर्टी बेचती है तो दैट इज कॉल्ड इलीगल ट्रांसफर, वो ट्रांसफर वाइड होता है। अभी हमारा पास एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का मैटर कर्नाटक का चल रहा है, तो उसमें ऐसा ही हुआ है कि प्रॉपर्टी वो 2011 में वो सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, जो हारा था हाई कोर्ट में, उसने यहाँ पे एडमिट करवा दिया और पेंडिंग रखा केस, पेंडिंग रख के फिर उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, केस बोर्ड पे ही नहीं आता। परेशान होके पार्टी इसको उसको ट्राई करते हो करते हैं। मुझे मेरे पास अभी 2020 में होके था, बोले सर 2011 को लगा है, कुछ भी नहीं हुआ है केस में, और इतने बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, सब हुआ है सब। फिर मेरे हाथ में मैंने वो केस लिया, मेरे हाथ में लेने के बाद मेरा पहला पर्पस रहता है स्पीडी जस्टिस। माय फर्स्ट मोटो इज स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ले देना। फटाक से मैंने अर्जेंट हियरिंग का एप्लीकेशन लगाया, फटाक से दे दिया, काउंटर ये लाया, काउंटर फाइल किया, सब सब किया। हम रिस्पॉन्डेंट थे उसमें, हम हाई कोर्ट से जीते हुए थे, लेकिन ये जो हारा हुआ था उसने ये सब चालबाजी की, और वो जिसने चालबाजी किया उम्र भी गया, उसका भी नेक्स्ट जनरेशन है, उसने किसी को सेल किया, उसने किसी को सेल किया, और अभी वो प्रॉपर्टी के ऊपर 100 से ज्यादा बेंगलोर है, बिल्डिंग्स है वगैरह वगैरह। लेकिन लिस डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस क्या बोलता है कि व्हेन अ मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, in that circumstances you cannot transfer that property to anybody, and if you transfer that property to anybody, that transfer is illegal transfer. और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का डॉक्ट्रिन है, ये सेक्शन 53A में आता है। हाँ? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है ना, ये कि भाई आधा पैसा दिया है, आधा पैसा रहा है, तो आधा पैसा लेने के लिए आप उसको बाध्य कर सकते। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जो आता है ये 53 में आता है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। की लॉज, केस लॉज जो है, ये केस लॉज जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर ये अलग अलग केस लॉज जो है, केएस विद्यानम वर्सेस वैरावन 1997 का केस है, आरके केटरपाल वर्सेस सुचित्रा, और कृष्ण कुमार बिरला एंड राजेंद्र सिंह लोढ़ा, ये सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के हैं। मैं इसमें ना ये पीपीटी आपको शेयर करने के पहले मैं इसमें एक एक दो दो लाइन में एक केस में क्या एग्जैक्टली आउटपुट निकला है ये भी दे दूंगा, सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू रेफर दिस केस टू एनीबॉडी व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं डाल के दे दूंगा उसको। रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड रिलेवेंस, what is recent development and relevance? तो align with real estate and banking needs, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, ये रियल एस्टेट और बैंकिंग के नीड के अनुसार अलाइन किया गया उसको। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो हमने पहले देखा है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, सब ऑनलाइन हो गया है लैंड रिकॉर्ड। देन कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर प्रॉपर्टी लॉज, बाकी प्रॉपर्टी लॉ को भी एक कॉम्प्लीमेंट्री किया है लॉ। दोस्तों हम जब प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे ना 1989 में, लॉ का प्रैक्टिस, मेरा सनद 14 अगस्त 1989 का है, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास 14 अगस्त को ही केसेस थे, तो उसके पहले ही केसेस थे मेरे पास, लेकिन सनद आने का मैं इंतजार कर रहा था। सनद आया और मैंने 15 अगस्त को एक्चुअली मुझे केस डालना था, लेकिन 15 अगस्त को
ये हुआ ना, क्या बोलते हैं, 15 अगस्त रहता है, छुट्टी रहती है अपनी इंडिपेंडेंस डेज की। तो कोर्ट बंद था, इसलिए मैं केस नहीं डाल पाया। फिर मैंने 16 तारीख को केस डाल दी। अगर 15 तारीख को कोर्ट चालू रहता तो उस दिन मेरा उद्घाटन हो जाता केसेस का। और पहली केस मेरे पास प्रॉपर्टी की ही थी और तहसील कोर्ट की बात है वो। और वो एक ब्लाड जिसको बोलते हैं ना, लॉयर के खिलाफ थी। और उसके खिलाफ कोई केस लेने के तैयार नहीं था। तो वो लेडी को, वो पुअर पुअर लेडी थी, और वो लेडी को किसी ने बताया कि भाई पूरे बार में एक ही आदमी है ये, जयप्रकाश सोमानी, ये इसके पास जाएगा देख, किसी के साथ भी पंगा ले सकता है। तो वो मेरे पास आई। फिर मैंने वो केस ले लिया। थोड़ा नल ऊपर कीजिए, आवाज कम, आवाज आ रहा है इधर। तो यहाँ पे उसने फिर मुझे केस दिया, मैंने लिया। और वो बहुत सीनियर था मेरे समय, तो एकदम जूनियर था। मैं 2 दिन ही हुए थे मेरी सनद आके, तो वो बहुत सीनियर थे। और मैं पहचानता भी था, क्योंकि मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही कोर्ट जाता था। आधा दिन आधा दिन कॉलेज करता था, आधा दिन कोर्ट जाता था। और फिर मैं उसको मिलने के लिए गया, उनको मालूम ही नहीं मैंने उनके खिलाफ केस किया। मिलने गया, मैं नया नया सनद लिया है, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये वो चाहिए। और कल एक केस लड़ रहा हूँ, मैं बोला आपका आशीर्वाद तो जीतने के लिए है। तो उसने आशीर्वाद भर 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 के दिया मुझे। और दूसरे दिन जब कोर्ट के सामने खड़े रहे ना, तो ही वॉज सरप्राइज। अरे इसने तो आशीर्वाद लिया। तो फिर मैंने उसको कोर्ट के सामने बोला, यू हैव गिव मी द ब्लेसिंग्स। लेकिन वो मेरिट पे ही मैंने जीता। और वो वकील रहने के बावजूद भी वो मेरिट पे हारा केस, और वो उसका पर्सनल केस था। पर्सनल केस भी वो हारा। और 10-15 साल का प्रैक्टिस का लॉयर एक जूनियर, 2-3 दिन का जूनियर हरा सकता है, अगर आप डर निकाल देते हैं। डर निकाल दो लॉ का। दिस इज माई एडवाइस टू यू। डरो मत, डर निकाल दो। जज का डर निकाल दो, किसी का डर निकाल दो। बस लॉ सर्वोपरि है, यह याद रखना। हमारे देश में सर्वोपरि लॉ है। लॉ के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए लॉ के, और लॉ के हम रखवालदार हैं। ये कॉन्फिडेंस जब आपको आए ना, तो पुलिस को जैसा कॉन्फिडेंस रहता है ना वर्दी पहनने के बाद, इसको डांट उसको डांट, वैसा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हमको मिसयूज नहीं करना है पोजीशन का। वो पोजीशन हमको लोगों को न्याय देने के लिए यूज करनी है। सो ऐसे उस समय की बात है, जब मेरे पास 1989 में केसेस थे। उसके बाद कुछ सीनियर लोग भी हमको वो सर्च रिकॉर्ड करने के लिए देते थे। 30 साल का सर्च रिकॉर्ड करना है, करना। तो हमको 30 साल का सर्च लेने में ना, रजिस्ट्री कचहरी में कम से कम 3-3, 4-4 दिन चले जाते थे। और 3-3, 4-4 दिन में वो सर्च कंप्लीट होता था। उस समय उस सर्च का पैसा भी बहुत ज्यादा लेते थे। और आधा पैसा वो हमको दे देते, हमसे सर्च करवाते थे सीनियर लोग। और आधा पैसा वो ले लेते थे। तो ये होता रहा। लेकिन अभी जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होगा ना दोस्तों, तो ये सर जो है 30 साल का पहले का, ये 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और इसको लॉयर लोग फटाक से कंप्लीट करके लेटर पे देके वो उसको विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आप दे पाएंगे। तो ये डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड का मेन बेनिफिट है दोस्तों। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है? इंश्योर्ड लीगैलिटी इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, protect rights, and remains a backbone of Indian property law. ये बैकबोन है इंडियन प्रॉपर्टी लॉ का, ये है। सो दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंटेशन सेकंड हुआ। एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको इसमें ये दे रहा हूं। जस्ट मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बेयर एक्ट निकाल के बताता हूँ थोड़ा सा उसका। एक मिनट। वही वही इससे बैठा रहा है। हाँ, आगे। यस, वेर इज बेयर एक्ट? या दिस इज बेयर एक्ट। ये देखो, ये इनकम टैक्स है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, रेरा है। हमको क्या देखना है?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हाँ एटीपी है, सी दिस लॉ। दिख रहा है ना आपको? एक मिनट मैं देखता हूँ आपको शेयर हुआ है नहीं। हाँ अभी होगा, ये देखिए। हाँ ये देखो, ये इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अरे बहुत बड़ा हो गया, ये ठीक है। हाँ ये देखिए, ये चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, इसमें 4 सेक्शन है। चैप्टर 2 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, इसमें 5 से लेके 34 सेक्शन है। इसमें इलेक्शन, अपॉर्शनमेंट, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। जो दिखा ना फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर 58, 53, पीपीटी में हमने 53 ए पार्ट परफॉर्मेंस। ये चैप्टर 3 सेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपको होमवर्क, क्या होमवर्क में आपको ये बेर एक्ट भी पढ़ना है, पीपीटी 2 बार देखना है और बेर एक्ट पढ़ लेना है। ये कंप्लीट करना है होमवर्क आपको। आज करो, कल करो, अगले हफ्ते में करो, लेकिन एक हफ्ते भर में कर लो। जितना भी होमवर्क मैं बताऊंगा आज दिन भर में, वो करना है। ये सेल का डेफिनेशन क्या है, ये सब। ये तो इंडेक्स बता रहा हूँ, आगे आगे आपको डिटेल में आएगा। चैप्टर 4 में मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर मॉर्गेज में कितने टाइप के मॉर्गेजेस है, क्या है वो मॉर्गेज के कंडीशंस है, उसके रिलेटेड लॉज है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। कुछ कुछ सेक्शन रिपेल किए गए हैं, रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज वगैरह, मॉर्गेज चार्जेस, नोटिस एंड टेंडर। फिर चैप्टर 4 में मॉर्गेज है, चैप्टर 5 में जो है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लीज के राइट्स सब यहाँ पे दिया है, लेजर के, लेजी के राइट्स वगैरह सब सेक्शन है। एक्सचेंज जो है चैप्टर 7 में, एक्सचेंज चैप्टर 6 में एक्सचेंज है, चैप्टर 7 में गिफ्ट्स है, 122 टू 129। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स बोले तो ये शेयर वगैरह रहता है ना, शेयर डिवेंचर्स वगैरह सब एक्शनेबल क्लेम्स में आता है, तो उसका भी ट्रांसफर होता है। और यहाँ से ये कानून का स्टार्ट हुआ है। इसमें लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसका भी कानून ये है, सब पूरा बैरेक्ट मैंने आपको दिया है। लेटेस्ट जो अपडेटेड बैरेक्ट है वो ये है। एटीन 82 के पहले हमारे हमारे अलग से लॉ थे, अपने अपने राज्य के अलग अलग लॉ था। शिवाजी महाराज के जमाने में भी लॉ थे, प्रॉपर्टी लॉ थे, सब थे। अनफॉर्चुनेटली हमका हमारा विश्वास है नहीं कि हमारे देश में ब्रिटिश आने के पहले शिक्षण व्यवस्था थी। हमारा विश्वास है नहीं कि ब्रिटिश आने के पहले हमारे देश में लॉ था, बहुत परफेक्ट था, ब्रिटिश से कई गुना अच्छा था, कई गुना अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम थे, बहुत अच्छे सिस्टम थे, और बहुत अच्छा हमारा लॉ भी था, स्पीडी जस्टिस मिलता था। लेकिन ब्रिटिश ने 150 साल में हमारा पूरा सिस्टम रूइन कर दिया, और आज भी हम फॉरेन का जो है वही अच्छा मानते हैं और हमारा खुद का अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा नया और पुराना का आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल अगर इकट्ठा करेंगे तो हम एक अच्छी लीगल सिस्टम खड़ा कर पाएंगे दोस्तों, डेफिनेटली। आई हैव गिवन द प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई एक कमेटी अपॉइंट करो और कमेटी को रिसर्च करने दो कि आर्य चाणक्य के समय में कैसे लॉ थे, अलग अलग रूलर के समय में कैसे लॉ थे, उस समय यानी आर्य चाणक्य के जमाने में दुनिया में भी क्या क्या लॉ थे, उसका रिसर्च करके पूरा करंट पोजीशन में जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन के सपोज हमारे सिमिलर लॉ है, तो बाकी जो नॉन सीआईएस कंट्रीज है जहाँ पे ब्रिटिश ने राज्य नहीं किया, ऐसे जो जैसे चाइना है, जापान है, ऐसे जगह पे भी, फ्रांस है, जर्मनी का कुछ पार्ट है या फ्रांस के कुछ पार्ट हो गए, तो यहाँ पे जाके हम थोड़ा स्टडी करें और फिर सबका मिलके हम एक अच्छा फॉर्मूला बनाए और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये अच्छा और स्ट्रॉन्ग करें। तो ऐसा एक सजेशन मैंने सेंट्रल को, गवर्नमेंट को दिया है, और उसके लिए
मैं पर्सनली भी आगे रहूंगा, पर्सनली भी सरकार को कोऑपरेट करूंगा, ऐसा दिया है। हाँ बोलते हैं, अच्छा है बोलते हैं, बहुत अच्छा है सुभाने साहब, आपके जैसे लोग मिलने चाहिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं, आपके जैसे सोचने वाले वगैरह, ऐसे बहुत आश्वासन देता है लेकिन बाद में लोग कुछ नहीं करते हैं। कांग्रेस के जमाने में भी मैंने ये दिया था आश्वासन, ये प्रपोजल, और ये बीजेपी के जमाने में भी दिया है, लेकिन ये कुछ नहीं होता है। तो भी थोड़ा बहुत सरकार सरकार के हिसाब से कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अमूलाग्र क्रांति होना बहुत जरूरी है लॉ में, तब जाके स्पीडी जस्टिस आएगा, नहीं तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। और लोग, और प्रॉपर्टी लॉ में स्पेसिफिकली क्या होता है दोस्तों, कि बेटा, यानी कि सपोज पिताजी ने अगर केस डाला तो उसका पोता वो केस का फायदा ले सकता है, हारता या जीतता है। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी लॉ केसेस मेरे पास अभी 2011 का मैंने बताया जो पेंडिंग चल रहा है, अभी हमने उसको स्पीड अप कर लिया है, ये अभी लास्ट स्टेज पे है, कॉम्प्रोमाइज के स्टेज पे आ गया है उसको। तो ये अभी पोता लेके आया है मेरे पास केस, यानी कि शुरुआत किया था दादाजी ने, उसका पोता केस के लेके आया। तो ये जस्टिस है। फिर जो जो लड़ता है, दो पीढ़ी है ना उसके, दादाजी लड़ते लड़ते थक गए, पिताजी लड़ते लड़ते थक गए, उनके सामने तो रिजल्ट मिला नहीं, अभी पोते के सामने रिजल्ट मिलने के चांसेस है। तो वी कैन अवॉइड सच टाइप ऑफ डिले इन आवर लीगल सिस्टम राइट्स। इसलिए नानी पालिके वाला नेशनल लॉ क्लब है, नानी पालिके वाला नेशनल लॉ क्लब में अच्छे बनो, अच्छे जुड़े रहो हमारे से। हम अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम ले लेंगे, हम आपके आपके लिए भाई, आपको अगर आपके गांव में, आपके एरिया में आपको लेना है फ्री लीगल गाइडेंस कैंप मेरा, तो अगर फिजिकली पॉसिबल तो मैं खुद आऊंगा, और फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन भी मैं आपको फ्री लीगल गाइडेंस कैंप का दे दूंगा। उसके कारण क्या होगा, फ्री लीगल गाइडेंस कैंप के कारण आपका, आपके एरिया में परिचय होता है, सब होता है, सब होता है, और मैं उनको जो भी जिसके प्रॉब्लम है सॉल्व करूंगा। और लोकल लेवल के जो केसेस है तो आपको आप ही हैंडल करेंगे। फ्री लीगल गाइडेंस कैंप का मुझे फायदा ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पास हाई कोर्ट के बाद ही मैटर आता है। तो इसका डायरेक्टली मुझे तो फायदा अभी नहीं होता है, फ्यूचर में कभी हो सकता है, लेकिन सीधा जो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस करने वाले लॉयर है या सोशल वर्कर है, उनको इसका फायदा फ्री लीगल गाइडेंस का कैंप का होता है, और वो जो क्लाइंट है उनको फ्री गाइडेंस मिल जाता है। तो ऐसा ये है। तो चलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं।